now talk about the Carnot engine. कार्नोट इंजन एक ऐसा साइकिल होती है जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 4 प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट प्रोसेस होता है A to B, सेकेंड प्रोसेस होता है B to C, थर्ड प्रोसेस होता है C to D, फोर्थ प्रोसेस होता है D to A. बेसिकली हम कहते हैं कि कार्नोट इंजन में 2 स्टेप हमारे एडियाबैटिक होते हैं, 2 स्टेप हमारे थर्मल होते हैं. तो अब हम बोलेंगे कि सबसे पहले वाला जो A to B वाला स्टेप होता है, इसमें ये होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है. आइसोथर्मल एक्सपेंशन माने आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इस पूरे प्रोसेस में और वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो ये एक्सपेंशन होता है. ठीक है, और ये PV प्लॉट पे हम इस कार्नोट साइकिल को डिपिक्ट कर रहे हैं. तो अब ये फर्स्ट स्टेप होता है जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है. ठीक है, राइट. सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है फ्रॉम B to C, जो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन. दैट्स करेक्ट. एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है, मतलब डेल्टा Q इस प्रोसेस के लिए होता है 0 और एक्सपेंशन होता है मतलब वॉल्यूम इनिशियल से थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है. करेक्ट. थर्ड स्टेप होता है C to D, जिसमें हम बोलते हैं ये होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया है. फोर्थ स्टेप होता है D to A, जिसमें हम बोलते हैं कि D to A एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है. और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडियाबैटिक होता है क्योंकि इसमें डेल्टा Q का वैल्यू इस प्रोसेस के लिए होता है 0 और कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम इनिशियली से और भी कम जा रही है, तो D से लेके A तक जा रही है, तो इसका वॉल्यूम और भी कम हो रहा है. दैट्स करेक्ट. ठीक है, तो ये तो होता है कार्नोट साइकिल. अब इसके लिए हम कुछ इसके लिए सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अप्लाई करेंगे. तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि हम एक पर्टिकुलर साइकिल के बारे में बात करेंगे. तो वन साइकिल में क्या होता है कि वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू QH माइनस QL होता है. मतलब अगर पूरी साइकिल को देखें हम तो जो वर्क डन होगा पूरी फुल साइकिल को देखें हम तो टोटल डेल्टा Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा E होता है. लेकिन सिंस पूरी एक साइकिल है और साइक्लिक फंक्शन में डेल्टा E का वैल्यू 0 होता है, साइक्लिक अगर एक प्रोसेस है जो साइक्लिक है उसमें डेल्टा E फॉर अ होल साइकिल इज इक्वल्स टू 0, इसलिए डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू W. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी का चेंज क्या आ रहा है Q और QH और ये QL. अब QH होता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो प्लस होगा. मॉड्यूलस का मतलब अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, और QL के सामने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि QL इज द एनर्जी विच इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. सिस्टम से जो बाहर निकल रही है एनर्जी, तो इनिशियली एनर्जी आ रही है सिस्टम के अंदर, बाद में एनर्जी बाहर निकल रही है सिस्टम के अंदर, तो नेट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है सिस्टम के अंदर वो होगी ये विच इज इक्वल्स टू W नेट, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, इसलिए W इज इक्वल्स टू Q. एग्जैक्टली. नेक्स्ट होगा इसमें एंट्रोपी लगाएंगे, तो एंट्रोपी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dQ बाई dt और dQ बाई t. लेकिन सिंस इस पूरी साइकिल में यहाँ पे कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, फोर्थ वाले प्रोसेस में कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो टोटल एंट्रोपी देखेंगे वो सिर्फ उन मतलब हायर टेम्परेचर पे और लोअर टेम्परेचर पे देखेंगे, क्योंकि इनके अलावा जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वहाँ पे कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा S एट हाई टेम्परेचर एंड डेल्टा S एट लो टेम्परेचर विच इज इक्वल्स टू एनर्जी चेंज एट हाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर माइनस एनर्जी एट लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर. राइट. इसमें हमने यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है बल्कि सिस्टम से बाहर निकल रही है. सिस्टम से बाहर अगर एनर्जी निकलेगी तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी. ठीक है, अभी हमने पहले बोला था कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो सकती है और या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, लेकिन हमने बोला था कि वो हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए होगी. अभी ये सिस्टम क्लोज्ड नहीं है तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं. अभी हम बोलेंगे कि डेल्टा S विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0 फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, इसलिए हमने इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा S को 0 के इक्वेट कर दिया. इससे मुझे पता चला कि QH बाई TH इज इक्वल्स टू QL बाई TL. करेक्ट. ठीक है, अब मतलब मुझे एक कार्नोट साइकिल के लिए पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस और QH बाई TH इज इक्वल्स टू QL बाई TL. अब मैं बोलूंगी एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल, मतलब कार्नोट साइकिल कितनी एफिशिएंटली काम करता है, वो ऑलवेज होगा इनपुट बाय आउटपुट.
ठीक है, इनपुट बाय आउटपुट, तो इनपुट हमने कितना वर्क दिया उसको वो होता है इनपुट, आउटपुट मतलब उसने क्या बाहर निकाला वो होता है आउटपुट। दैट्स राइट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि नहीं एक सेकेंड, मेरी मिस्टेक हुई है, मैंने गलत बोला। ये एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट, मतलब हमने जो इनपुट दिया उससे उसने कितना आउटपुट दिया है वो होती है एफिशिएंसी। तो वो एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट विच इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय QH, बिकॉज आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस TH बाई TL। ये कैसी आई इक्वेशन, ये TL बाई TH, राइट, 1 माइनस TL बाई TH। और ये आई कैसे इक्वेशन, जब हमने वर्क डन को QH माइनस QL सब्सटीट्यूट किया, और जब हमने QH और जब हमने ये रिलेशन यूज किया है कि QH बाई TH इज इक्वल्स टू QL बाई TL, तो हम ये सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगी कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज इक्वल्स टू 1 माइनस TL बाई TH। राइट, हमें पता ही है कि वो रेशियो ही होता है, तो पूरे उससे हम QH और QL को रिमूव कर सकते हैं और जो हमारी एफिशिएंसी है उसको हम T के टर्म्स में लिख सकते हैं। और हम एफिशिएंसी के लिए टर्म यूज करते हैं ईटा, राइट? हाँ, एफिशिएंसी के लिए हम ईटा टर्म यूज करते हैं। एग्जैक्टली। सो दिस वाज कार्नोट इंजन। लास्ट इन दिस टॉपिक फॉर द थ्योरी हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर्स की। बेसिकली हम कहते हैं कि कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर्स में ज़्यादा फर्क नहीं होते, बस वो उसका वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब हम रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर होता क्या है? रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है, रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लोअर टेम्परेचर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हायर टेम्परेचर पे एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन बस वो ऐसे ही नहीं करता है, उसके लिए उसे कुछ वर्क डन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एक डिवाइस बनाए तो हम बोलेंगे कि लोअर टेम्परेचर पे, ये सपोज लोअर टेम्परेचर और ये सपोज हायर टेम्परेचर है, तो लोअर टेम्परेचर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा QL और हायर टेम्परेचर पे कुछ एनर्जी रिलीज करेगा QH। लेकिन ये दोनों एनर्जीज इक्वल नहीं होती है और ये डिवाइस के लिए कुछ वर्क इनपुट ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम उसको एक एक्स्ट्रा बाहर से एक्सटर्नल वर्क देंगे जिसके जो इंक्लूड हो जाएगा जब QL में, तो वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी QL में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो वर्क की फॉर्म में आई वो एनर्जी QH वो रिलीज करेगा हाई टेम्परेचर पे। तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं QL प्लस वर्क डन इज इक्वल्स टू QH, ठीक है। अब इसके बाद हम कोफिशिएंट हर एक, जैसे हमने कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को डिफाइन किया था उसी तरह हम इस एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर को भी डिफाइन करेंगे। दैट्स राइट। तो अब हम बोलेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर हम मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K से, इसको हम K से डिनोट करते हैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और ये होता है QL डिवाइडेड बाय W। दैट इज द वर्क डन एट द लोअर टेम्परेचर। हाँ, सो बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं, इसमें भी होता हमारा आउटपुट बाय इनपुट ही है। द थिंग इज कि रेफ्रिजरेटर में द कंसेप्ट ही पूरा उल्टा होता है क्योंकि हम उसको हीट देते हैं और हम बाहर तो आउटपुट कूलर एनर्जी देते हैं। एग्जैक्टली। QL जो होता है वो होता है आउटपुट और वर्क डन जो हम दे रहे हैं वो होता है हमारा कितना इनपुट था। तो आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इसी में हम वर्क डन को QL माइनस QH का मॉड्यूलस लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया था QL प्लस W इज इक्वल्स टू QH। दैट्स राइट, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि इसको सॉल्व करने पे आता है TL डिवाइड बाय TH माइनस TL। दैट इज TH being the temperature at higher end and TL being the temperature at lower end. तो बेसिकली दिस वाज फॉर द थ्योरी ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाला। बेसिकली थ्योरी हो गई है, अब नाउ वील हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस सो दैट वी कैन मेक अ concepts even clearer through that. Basically, now we start with the questions for the chapter thermodynamics. We will now try to look at some concepts that were maybe left in the theory. So question number 1 here comes as a result of a temperature rise of 32 degrees Celsius, a bar with a crack at its center buckles upwards. If the fixed distance L0 is 3.77 meter and the coefficient of linear expansion of the bar is 25 into 10 to the minus 6 by degree centigrade, find the rise x of the center. Basically हमें इसमें दिया है कि अगर टेम्परेचर राइज 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो एक बार है हमारा जो कि बीच में से टूट जाता है एंड इट्स गेट अपवर्ड्स क्योंकि ऑब्वियसली लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। हमें बोला है कि उसका जो फिक्स लेंथ थी पहले दैट वाज 3.77 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी हमें दिया हुआ है 25 into 10 to the power minus 6 by degree centigrade। हमें जिस हाइट तक वो इंक्रीज होगा दैट इज द राइज एक्स, हमें वो निकालना है। लेट्स सी हाउ टू डू दैट क्वेश्चन।
तो सबसे पहले मुझे इनिशियल स्टेट ड्रॉ करनी है और फिर मैं फाइनल स्टेट ड्रॉ करूंगी। तो सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में हम देखेंगे कि इनिशियली लेंथ कुछ L0 थी उस पूरी रॉड की, तो ये लेंथ L0 है, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल स्टेट कुछ ऐसा आया कि ये ब्रेक हो गई थोड़ी रॉड, तो अब ये वाला डिस्टेंस तो L0 ही रहेगा, बट रॉड कुछ ऐसी हो गई, इसकी लेंथ देख सकते हैं कि L0 से इंक्रीज हो गई है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली लेंथ L है और ये डिस्टेंस x कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि अगर मैं इस कंसीडर करूँ इस ट्राइंगल को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं ये बोलूँगी कि ये डिस्टेंस का सपोज ये L0/2 होगा, तो मैं बोलूँगी कि L0/2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L का स्क्वायर। अब मेरा एम है L को फाइंड आउट करना ताकि मैं x को निकाल सकूं। तो L को कैसे फाइंड आउट करेंगे? L ये जो डिस्टेंस है मेरे को पता है कि डेल्टा L इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T, ठीक है। इसका मतलब फाइनल लेंथ विल बी इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ L0 प्लस इनिशियल लेंथ L0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। तो ये फाइनल लेंथ हो जाएगी ये। तो इसी को सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसमें से मुझे मेरा आ जाएगा L0/2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा T का होल स्क्वायर। इसमें से L0 स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये और ये बाहर आ जाएगा L0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर, right. तो ये हो जाएगा L0/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L0 स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा T। That's right. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि अल्फा भी बहुत छोटा होता है और डेल्टा T भी बहुत छोटा है। मतलब अल्फा डेल्टा T अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 मान के आगे बढ़ेंगे तो आएगा L0/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T। ट्रू, ठीक है। इसी को पूरे को सॉल्व करेंगे तो मुझे पाएगा x इज इक्वल्स टू L0 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। That's right. ठीक है, ये इसी चीज को कैलकुलेट करने से आ जाएगा। इसमें अब मुझे बस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो मुझे गिवन है कि इनिशियल लेंथ L0 जो है वो है मेरी 3.77 मीटर, ठीक है। लेकिन इस केस में ओके हाँ, तो इस केस में ये जो स्मॉल L0 है इसकी वैल्यू होगी कैपिटल L0/2, तो ये होगा 3.77 मीटर जो कि इनिशियली L0/2 था। तो 3.77 मीटर डिवाइडेड बाई 2। अल्फा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, right. और टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ है, टेम्परेचर राइज इज इक्वल्स टू बेसिकली अब हम बस वैल्यूज डाल लेंगे क्वेश्चन में, राइट, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये सब वैल्यूज डालने के बाद जब आंसर निकलेगा तो वो निकलेगा 7.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। That's right. So this was question number 1 for the chapter thermodynamics. Coming to question number 2, a thermodynamic system is taken from state A to state B to state C and then back to A as shown in the PV diagram. The vertical scale is set up by PS is equal to 40 Pascal and the horizontal scale is set up by VS is equal to 4 meter cube. Now we have to find values A to G and complete the table by inserting a plus sign, a minus sign or a 0 in each indicated cell. And what is the net work done by the system as it moves once through the cycle A, B, C, A? Let's see how to do this question. तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे A, B, C, D, E, F, G तक साइंस पता करना है कि ये साइंस क्या है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ प्रोसेस A टू B को हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, जो है ये वाला प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम है वो जो इंक्रीज हो रही है। सिंस वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम
सिस्टम ने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव किया है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0, तो वर्क डन बाय द सिस्टम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर अ प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में बी का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मुझे पता है कि Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी मुझे पता है कि वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है हमें कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब Q का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। सही, तो वो मुझे पता चल गया कि A भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है C और D, उसके लिए हम प्रोसेस BC को एनालाइज करेंगे, जो है ये वाला प्रोसेस। तो BC को एनालाइज करेंगे हम प्रोसेस B to C। हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि BC प्रोसेस तक जब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो इसका मतलब वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस, और मुझे गिवन है कि Q का वैल्यू इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, Q इज पॉजिटिव, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो उससे मुझे ये पता चल गया कि D का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और जो C का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। राइट राइट राइट। ठीक है, अब EFG का पता करने के लिए हम प्रोसेस C to A को देख रहे हैं, और प्रोसेस C to A कौन सा है, ये वाला प्रोसेस जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें जो वर्क डन है दैट विल बी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो सिस्टम ने जो वर्क किया वो नेगेटिव है, क्योंकि सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइकिल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। क्यों? बिकॉज इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, और एक साइकिल में हम वापस से इनिशियल स्टेट पे ही पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब change in internal energy will be equals to 0 because energy initial will be equals to energy final। करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी साइकिल में मतलब एनर्जी फ्रॉम A to B प्लस एनर्जी फ्रॉम B to C प्लस एनर्जी फ्रॉम C to A इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है कि ये फर्स्ट वाला एनर्जी फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू पॉजिटिव विच इज गिवन। B to C में D का वैल्यू हमने निकाला था जो कि पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को 0 होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी टोटल एनर्जी फ्रॉम C to A विल बी नेगेटिव। करेक्ट। ठीक है, अब मुझे पता चल गया इसके लिए ये नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ये चीज नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी का चेंज फुल साइकिल के लिए विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब अगर मैं वापस से यही इक्वेशन देखूं तो W नेगेटिव है, E नेगेटिव है, तो फिर Q भी नेगेटिव होगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि एनर्जी में E का वैल्यू जो होगा दैट विल बी स्मॉलर देन 0। तो इस तरह से हमने सारे साइंस को डिफाइन कर दिया। तो अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें हमें वर्क डन पता करना है पूरी साइकिल में। राइट। ठीक है, अब इस पूरी साइकिल में जो वर्क डन है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल्स टू वर्क डन इन दिस होल साइकिल। अब मुझे गिवन है कि ये वाला जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर क्यूब का चेंज आ रहा है इधर, और ये वाला जो है प्रेशर डिफरेंस जो C और B में है वो मुझे गिवन है कि 20 पास्कल है, क्योंकि स्केल 40 का है और ये 40 है और ये 20 है, तो इसका मतलब ये 20 पास्कल का है डिफरेंस। करेक्ट करेक्ट। तो अब मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया इज इक्वल्स टू वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब मुझे बेस पता चल गया विच इज इक्वल्स टू 2, हाइट पता है विच इज इक्वल्स टू 20। तो मुझे पता चल गया, इसमें सब्सटीट्यूट किया मैंने अगर, तो मुझे पता चल गया हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 20, तो विच इज इक्वल्स टू 20। मगर ये 20 है वर्क डन का मैग्नीट्यूड। राइट। ठीक है, हमें उसका सिंबल देना है, साइन देना है, तो हम क्या देंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब उसके लिए हम ये देखेंगे कि इस पूरी साइकिल में ये वाला यहाँ CB प्रोसेस में वर्क डन नहीं हो रहा है, CA प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव हो रहा है क्योंकि ये पीछे जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज है, और AB प्रोसेस में वर्क डन क्योंकि ये आगे जा रहा है तो इसलिए क्लॉकवाइज है। दैट्स राइट।
तो इसका मतलब ए बी प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, सी ए प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल जो नेट वर्क डन होगा इन दोनों का समेशन होगा, लेकिन क्योंकि सी ए ने वर्क डन ज़्यादा किया है तो ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकती हूँ कि ओवरऑल वर्क डन विल बी नेगेटिव, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू -20 जूल्स। करेक्ट। सो बेसिकली दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेसिकली हमने देखा कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। इतना लेंथी क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता नहीं है, आता भी है तो इसमें से कुछ वैल्यूज़ पूछ लेंगे, बट कंसेप्ट्स के लिए दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू गो थ्रू द कंसेप्ट्स वेरी केयरफुली। और इसमें जो कैच था, इफ़ यू सी, जो उसका साइन होगा कि किस टाइम पे वर्क का क्या साइन होगा, किस टाइम पे क्यू का और डेल्टा ई का क्या साइन होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एज मच इक्वल एज नोइंग द कंसेप्ट इटसेल्फ। सो बेसिकली हमें क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड जस्ट हमारा बेसिकली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये एक सिंपल एप्लीकेशन था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2।